आप लोग वैसे हम पढ़ाए नहीं है, बट आप लोगों ने खुद से पढ़ा होगा कि चैप्टर उसमें रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, इसका मतलब है कि रे ऑप्टिक्स में लाइट को जो है इन द फॉर्म ऑफ रेज हम ट्रीट करके पूरा जो है चैप्टर पढ़े, सारे फेनोमेनन पढ़े, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, ये सब उसमें हम लोगों ने चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स में है दिया होगा। ठीक है, तो बट जो है यहाँ पर एक्चुअली में कंफ्यूजन ये थी, जैसे चैप्टर 11 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां पर हम लोगों ने देखा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि लाइट को जो है हम लोग मतलब कोई भी मैटर को वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह, दोनों ही तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सब के बारे में किन्हीं कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, किन्हीं का मानना था कि जो है लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कोई मान रहे हैं कि लाइट जो है वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो कंफ्यूजन जो है चलती आ रही थी। ठीक है, और यही इसी सब पे जो है अलग अलग तरह के टॉपिक्स बने हैं फिजिक्स में, उसमें से वेव ऑप्टिक्स है। तो इसके रिगार्डिंग जो है सबसे पहले 1637 में डिस्कार्टेस नाम का एक जो है ना साइंटिस्ट था, उन्होंने जो है कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट को दिया था, और उन्होंने स्नेल्स लॉ को क्या क्या डिराइव कर दिया। स्नेल्स लॉ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, है ना, कांस्टेंट होता था, जिसमें हम लोग ये पढ़ते थे कि n1 साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हमारा n2 अपॉन में n1 होता था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक है, तो इन्होंने डेस्कार्टेस ने जो है स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर दिया। ठीक है, डिराइव कर दिया था, और इन्होंने, है ना, इट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट एन इंटरफेस। ठीक है, द कॉर्पस्कुलर मॉडल, कॉर्पस्कुलर मॉडल जो होता है, इसमें कॉर्पसल्स के फॉर्म में, मीन्स एक छोटे छोटे, है ना, पार्टिकल्स की तरह हम ये समझ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं लाइट को। ठीक है, यही कहता था कि दिस मॉडल प्रेडिक्टेड दैट इफ द रे ऑफ लाइट on refraction bends towards the normal, then the speed of light would be greater in the second medium। ये मॉडल ये कहता है कि अगर ये लाइट रे इधर से आ रही है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट वे जाएगी, कि अगर ये लाइट रे इधर आ रही है, ठीक है, और ये अगर बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से ये लाइट रे ऐसे नहीं आके अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो इसका मतलब ये मीडियम रेयर है या डेंसर है, ये बताइए। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे आती है, तो ये इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे ऑप्टिक्स में ये सब क्लास 10th में भी सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये डेंसर मीडियम की तरफ आती है, तो उस समय ये कहता है डेस्कार्टेस का जो कॉर्पस्कुलर मॉडल है, ये कहता है कि एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज। ठीक है, मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकेंड मीडियम। तो हम लोग, बट हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं ये बात कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट कॉर्पस्कुलर थ्योरी यही कहता है, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये गलत हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? तो इस मॉडल को, कॉर्पस डेस्कार्टेस के इस मॉडल को न्यूटन ने क्या किया, अपनी उसकी बहुत ही फेमस बुक थी जिसका नाम था ऑप्टिक्स। ठीक है, उसमें उसमें इसके बारे में जिक्र किया। ठीक है, और उस समय ये जो है न्यूटन का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था फिजिक्स में। फिजिक्स का नाम मतलब न्यूटन। ठीक है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है फिजिक्स में, जो सभी लोग उसको मानते थे, और ये बुक इसलिए बहुत ही फेमस हुआ करती थी। तो इस वजह से ये जो टाइटल है और ये जो बातें हैं,
जो उन्होंने गलत बताई है, तो उस समय तो ये सही था, अभी लोगों को क्या मालूम। तो न्यूटन ने इसके बारे में बोल दिया और ये बात सबके समझ में आ गया कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, तो उसी के 41 ईयर्स के बाद एक डच फिजिसिस्ट थे, क्रिश्चियन हैगन, है ना, उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। उन्होंने बोला नहीं, कॉर्पस्कुलर मॉडल जो है मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया, एंड दिस वाज द इट इज द वेव मॉडल ऑफ लाइट दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड आगे बातें जितनी भी हैं। तो वेव, इसमें हम लोग देखेंगे कि वेव मॉडल कुड सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। जैसे रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को ये, है ना, हम लोग देखेंगे उन सारे लॉज को ये फुलफिल करता है। ठीक है, और however it predicted that on the refraction, ठीक है, if the wave bent towards the normal then the speed of light would be less in second medium। तो वेव ऑप्टिक्स ये कह दिया कि जब ये लाइट रे इधर से आ रही है तो डेंसर मीडियम में अगर जाएगी तो ये इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट्स स्पीड विल बी लेसर एज कंपेयर टू दैट मीडियम। ठीक है, प्रीवियस मीडियम। समझ गए, यानी कि ये बात हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो वेव ऑप्टिक्स के थ्रू सही निकल गया। ठीक है, दिस इज इन कंट्राडिक्शन टू द प्रेडिक्शन मेड बाय द corpuscular मॉडल ऑफ लाइट। ठीक है, तो it was much later confirmed by experiments where it was shown that the speed of light, है ना, in water is less than the speed of light in air, confirming the prediction of the wave model। Foucault carried out this experiment in 1850। काफी सालों बाद 100 साल के बाद जो है ना, फोकॉल्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये बता दिया कि जो लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, वो वाटर में कम है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, और ऐसे भी देखिए वाटर इज डेंसर मीडियम, एयर जो है वो रेयर मीडियम है, तो ये बात सही साबित हो गई। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप इस बात को इतना, ये जो इतनी बातें आपको सुनाई मैंने, इससे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो है कोई एक बहुत बड़ा सा आदमी गलत साबित हो रहा है। ठीक है, दैट वाज न्यूटन। अगर आज क्रिकेट के मामले में सचिन तेंदुलकर कुछ भी अगर आके बोल दिए, ठीक है, पूरे दुनिया में, ठीक है, वो बात उसकी मानी जाती है। लेकिन अगर उसने कुछ गलत भी बोल दिया तो लोगों को, मतलब 90% लोग जो है उसकी बात को मानेंगे और 10% को ऐसा लगेगा कि ये गलत हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर सचिन गलत भी बोल रहा है तो लोगों के मन में रहेगा नहीं नहीं नहीं, वो गलत नहीं बोल सकता है। तो उसी टाइम पे, उस टाइम पे इसी तरह से न्यूटन थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि उनकी इतनी ज्यादा मतलब कि अथॉरिटी थी कि लोग उस बात को, ये जो हाइजेंस है और जो फौकॉल्ट है और और भी कुछ कुछ लोग जो वेव के बारे में एक्सेप्ट करते थे कि लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करता है, तो न्यूटन के पावरफुल कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज के सामने ये सब फीके पड़ रहे थे। ये लोगों की बात कोई, न्यूटन की बात के सामने इन सब की बात कोई नहीं मान रहा था। ठीक है, so and also because that light could travel through vacuum and it was felt that wave would always require a medium to propagate from one point to another। ठीक है, इनकी जो बातें थी, जब इसने क्या बोलते हैं, ये बता दिया कि इस मीडियम में, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को भी फॉलो कर दिया, फुलफिल कर दिया। उसके बाद इन लोगों के मन में आया नहीं नहीं, न्यूटन भैया ही सही हैं। ठीक है, बाकी सब जो है वो सब गलत है, क्योंकि अगर इसकी बात मानेंगे तो लाइट जो है ना, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो वेव को कहीं भी ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी एक मीडियम की जरूरत होती है। तो एनी वेव रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। तो लाइट रेज सबको पता है कि
वो मीडियम में नहीं है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आके जो है फंस गया मामला। तो लोगों को अभी ये मन में चल रहा है कि नहीं नहीं, ठीक है, वेव की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आसमान से लाइट रे सन से यहाँ तक आता है, तो क्या जरूरी है कि यहाँ पर सब जगह मीडियम होगा? नहीं, भी मीडियम नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इसकी बातों को लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है ये मामला बढ़ता चला गया, ठीक है। बीच में और साइंटिस्ट लोग आए, ठीक है। एक यंग नाम का जो है साइंटिस्ट था, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए 1801 में। इन्होंने जो है 1801 से लेके 1840 तक, ठीक है, इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बेस पे उन्होंने, ठीक है, ये सिर्फ जो है वेव मॉडल ऑफ लाइट को ही एज्यूम किए कि नहीं, वेव मॉडल ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल सही है, उसको सही मान रहे हैं। लेकिन फिर भी मतलब ये जो है हर जगह पे ये इस्टेब्लिश कर पा रहे थे। लेकिन इसमें मेजर डिफिकल्टी था that since it was thought that a wave require a medium for its propagation, ठीक है। मतलब फिर से मामला वहीं पे आ गया, फॉकल्ट वगैरह सबके एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी, है ना। यंग ने जब सारी बातें फिर से सब चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख लिया, तो वहां पर मामला आके फंस गया कि नहीं, वेव को जो है एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होगी इसको प्रोपगेट होने में, ठीक है। तब आ गए सबसे बड़े खिलाड़ी, कौन? मैक्सवेल, ठीक है। इन्होंने, इनका मैथ जो है बहुत ही खतरनाक था, सब चीज में आपने पहले भी देख रखा है, इसके 4 इक्वेशंस थे, ठीक है, मैक्सवेल के। ये जो भी लोगों को कंफ्यूज होता था, ये मैथमेटिकली जो है उसको फॉर्मूला निकाल के डिराइव करके मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा देते थे, एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे। उसके बेस पे इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किया और, ठीक है, ये लोगों ने, हाँ, मतलब मैक्सवेल ने जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि लाइट मस्ट बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज उन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने जो है वेव इक्वेशंस दिए, ठीक है, समझ गए। मीन्स उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सबसे को रिलेट कर दिया लाइट को, और उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब है लाइट मस्ट बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो according to Maxwell, light waves are associated with changing electric and magnetic fields, and changing electric field produces time and space varying magnetic field, and changing magnetic field produces time and space varying electric field। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से एसोसिएटेड है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, दिस रिजल्ट्स इन द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसी को उन्होंने बोला कि ये लाइट वेव है, ठीक है, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब लाइट को जो है वेव के फॉर्म में मानना अब सही साबित हो गया, ठीक है। तो मैक्सवेल ने जितने भी पहले लोग थे उन लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दिया, सारी चीजें प्रूव तो हो रही थी, बस सिर्फ एक मीडियम की बात थी, और मैक्सवेल ने मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि ये लाइट जो है वो एक वेव है, और वो वेव कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और इसी वजह से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वैक्यूम की मतलब कि किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको उसके बाद फिर एक और थोड़ी सी घटना हो गई कि मैक्सवेल के बाद ये इन्होंने जो है अराउंड 1855 में, ठीक है, 1840 में तो उन्होंने दिया, क्या नाम है, यंग्स ने, ठीक है। उसके 10-15 साल के बाद जो है मैक्सवेल ने उसको, ठीक है, इट वाज मच लेटर इन अराउंड 1890 हेनरिच हर्ट्ज प्रोड्यूस्ड रेडियो वेव्स इन द लेबोरेटरी। Jagdish Chandra Bose and G. Marconi made
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन द हर्ट्जियन वेव्स, ठीक है। तो ये सब देखिए इतने सारे लोग जो है वेव थ्योरी को मानने शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद 1900 के आसपास जो है फिर से महान जो है साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, सॉरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन ने फिर जो है आके सारा मामला खराब कर दिया। आप लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोग अगले चैप्टर में जो है पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन। तो उन्होंने भी, आपने देखा था उस चैप्टर में कि जो है ये लाइट को जो है पार्टिकल मान के एज्यूम करके जो है उन्होंने सारी थ्योरीज लिखी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, ठीक है। तो न्यूटन और आइंस्टीन जो है, आइंस्टाइन, ये दोनों जो लोग थे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो आप समझ सकते हैं ये दो बड़े नाम फिजिक्स के मामले में सबसे बड़े हैं, और इन्हीं दोनों को जो है ये मंजूर नहीं था कि जो है लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। फिर भी प्लैंक ने भी जो है, प्लैंक नाम के भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, और हाइजेंस और क्या बोलते हैं यंग्स, इन सब ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके अपना जो है डोमिनेट रखा, डोमिनेट किया। मैक्सवेल की बातों को भी प्रूफ करके दिखाया, ठीक है, मैक्सवेल ने भी कई चीजों को प्रूफ करके दिखाया। इन सब से जो है मामला चलता रहा, और जो है हम लोग लाइट को वेव की फॉर्म में और डिस्कस करते चले गए, ठीक है। और बाद में हमने देखा ही है कि जो है डिब्रोगली आके इन सारी चीजों को, डिब्रोगली वेवलेंथ उन्होंने एसोसिएट कर दिया था, है ना। और ये बता दिया था कि उन्होंने ये कह दिया कि जैसे जो वेव इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से वेव है, ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अभी अगर हम इसी वेव को अगर हम छोटा कर दें, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, ठीक है। पहले वेवलेंथ कितनी थी, इतनी थी, अभी वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो गई। इसी को अगर हम वेवलेंथ को और कम कर दें, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, फिर और ये जो है इस तरह से हो जाए, फिर एक ऐसा टाइम होगा इस तरह से हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम होगा कि इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि वेव कुछ ऐसी चीजें होती है जब वेवलेंथ उसकी बहुत ही कम हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, नेग्लिजिबल वेवलेंथ हो जाए, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह जो है वो ट्रीट करेगा, मीन्स वेव जो है रेज की तरह बिहेव करने लग जाएगा। मतलब है वो वेव एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन उसका वेवलेंथ इतना कम है कि वो जो है हम उसको प्रेडिक्ट डेली लाइफ में नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, अम, अ, क्या बताना चाह रहा था ना, दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो मतलब जैसे कोई वेव है, हाँ, उसमें मैंने आपको डुअल नेचर में बताया था कि जो है एक बॉल है, ठीक है, बॉल को कुछ हमने स्पीड से फेंक दिया तो उसका कुछ मोमेंटम होता है, और उस मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम करके देखे थे, ठीक है। तो ये वेवलेंथ बहुत ही छोटा आया था, और आपने देखा था कि ये वेवलेंथ इतना कम होता है कि इसको हम लोग जो है डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, है ना, समझ गए। तो सॉरी, इसका वेवलेंथ इतना ज्यादा रहता था कि उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हो जाते थे, ठीक है। तो मतलब इसी तरह से है कि देखिए कोई भी मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, बट ये अलग बात है कि उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। अब आ जाती है बात किसकी, हाइजेंस प्रिंसिपल की, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को, जिसमें सबसे पहले हाइजेंस नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी है, हाइगेंस हाइगेंस करके है, हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हैं जिसमें जिसको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल को, ठीक है।
तो ये काफी इम्पोर्टेंट जो है प्रिंसिपल है फिजिक्स में, और क्लास 12th के पेपर के बोर्ड के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इन्होंने जो है कुछ वेव फ्रंट और वेवलेट्स को एक कुछ नए टर्म्स दिए, उसके एसोसिएशन में जो है इन्होंने बातें कही थी कुछ, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि वेव फ्रंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट को समझते हैं। वेव फ्रंट को समझने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे बढ़िया तरीका ये है इसको समझने के लिए कि जैसे सपोज ये पूरा पानी है, ठीक है। पानी में आप पत्थर को फेंक दीजिए, ठीक है। तो जब आप पत्थर को फेंकेंगे तो आपको किस तरह का दिखेगा, इस तरह के जो है रिपल्स बनेंगे वाटर में, है ना। बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो बनते हैं। ये जो रिपल्स हैं, ठीक है, पानी के अंदर में वेव्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब उसको हम लोग ऊपर से, है ना, जब पत्थर फेंक दिए तो ऊपर से जब हम लोग उसका पानी के ऊपर से अगर सरफेस के ऊपर से अगर फोटोग्राफ लेंगे तो कुछ इस टाइप से, मतलब फिगर पे मत जाइए, फिगर शायद कहीं पे बना नहीं है यहाँ, ठीक है। तो रिपल्स जैसे इस टाइप का है ना, इस टाइप के जो है रिपल्स के फॉर्मेशन होंगे। तो ये सब जो है, ये एक सर्कुलर पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये वेव्स ऐसे करके ये इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, चारों तरफ ये वेव ऐसे, है ना, उस तरह से यहाँ भी जो है इसी तरह से आया होगा ऐसे, है ना। तो ये वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहे होंगे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना। तो ये वेव्स जो है इस तरह से जा रहे होंगे। तो इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे ये जो है आपका क्या है, सोर्स, ये वेव का जो है सोर्स है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। और ये वेव यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और वेव ट्रेवल हुआ चारों डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ऑल डायरेक्शन में, यहाँ भी इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे उसी तरह से, है ना। तो इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे जितने भी कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स जो है वो क्या कहेंगे, वेवलेट्स कहलाएंगे, ठीक है, वेवलेट्स। तो उसके बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एक आपको पाथ मिलेगा, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। तो द पाथ, लोकस का मतलब क्या होता है, पाथ, लोकस ऑफ, है ना, पॉइंट्स विच ऑसिलेट इन अ फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट, ठीक है। सो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, ठीक है, या सेम फेज, ठीक है। तो जितने भी वेव फ्रंट्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, बिकॉज दे आर फ्रॉम इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल टाइम में जितना जो ये सारे जितने पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला देंगे, यानी उनके लोकस को हम लोग, यानी सारे पॉइंट्स को मिला दिए तो एक पाथ बन गया, यानी लोकस, और लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड वेव फ्रंट। आई थिंक वेव फ्रंट समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। जैसे ये पॉइंट था, ये वेव इधर गया, ये वेव इधर गया, ये वेव इधर गया, ये वेव इधर गया, ठीक है, इधर गया, ठीक है, इस तरह से, मतलब सारे वेव हैं, बना नहीं पा रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में जितने भी जाएंगे, तो जितने भी होंगे सारे सेम फेज में अगर ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है, तो उन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाला जो पाथ बनेगा, उसी पाथ को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। सो लास्ट ईयर के प्री बोर्ड 2 में भी ये क्वेश्चन आया था, डिफाइन वेव फ्रंट, ठीक है। तो इस बार के भी प्री बोर्ड 1 में आया था ये क्वेश्चन, आप लोगों को दिखा होगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। The speed with which the wavefront moves outwards from the source is called speed of the
वेव। जिस स्पीड से ये वेव आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, उसी को स्पीड ऑफ वेव बोलते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, आप समझ सकते हैं वेव फ्रंट जो है वो क्या है, ये जैसे वेव्स हैं तो ये इसके ऊपर में आपको अगर दिख रहा होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री पे जो है, 90 डिग्री पे ये जो है इस तरह से ये सारा जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। ये ब्लू वाली जो लाइन जा रही है, तो द एनर्जी ऑफ वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है, ये वेव फ्रंट के ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो सारी की सारी जो एनर्जी है वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलरली जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे वेव्स, और यही जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, यानी रे जो है वो उस एनर्जी को कैरी करता हुआ लेके जाता है। ठीक है, तो वेव फ्रंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर जो भी लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, शायद आगे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको याद रखना है। तो अब आपसे अगर ये पूछूं मैं कि अगर कोई सपोज पॉइंट सोर्स है तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा, पॉइंट सोर्स के लिए अगर आप पानी में पत्थर फेंक दिए तो उसका ये अगर है ना सोर्स हो गया, तो उसके लिए जो वेव है ये किस टाइप के हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, कैसा शेप है ये? Spherical. स्फेरिकल। Spherical. सर्कल, कंफर्म? हाँ, स्फेरिकल होगा, सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा पानी भी तो रहता है ना ऐसा। ठीक है, इस तरह से पूरा कवर करके रखता है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सर्कल रिंग टाइप का है। ठीक है, ये पूरा एक स्फीयर है। ठीक है, भरा हुआ सर्कल है ये। ठीक है तो 3 डायमेंशनल व्यू है ना, ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, समझ गए? तो if we have point source emitting wave uniformly in all directions, then the locus of point which have the same amplitude and vibrate in the same phase are spheres. ठीक है, तो point source का wave front हो गया sphere, and we have what known as spherical wave. ठीक है, at a large distance from a source, है ना, a small portion of sphere can be considered as plane, है ना, what is known as plane wave front. ठीक, तो ये वाला जो है फिगर पेपर में कई बार बनाने के लिए आ जाता है कि अगर मान लीजिए बहुत ही दूर से अगर क्या बोलते हैं वेव्स ट्रेवल करके आ रहे हैं इस तरह से इनफिनाइट डिस्टेंस पे अगर सोर्स है, तो उसके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आ रहे होंगे वो इस तरह से, ठीक है, मतलब ऐसे प्लेन वेव फ्रंट इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह का। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये जो वेव फ्रंट है वो हमेशा ये जो एनर्जी कैरी कर रहा है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर वेव फ्रंट आपका जो होगा वो बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा अगर मतलब इनफिनाइट डिस्टेंस पे है, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इसके ऊपर में आप अगर ये इस तरह से लाइंस आ रही है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपका इसी टाइप का आएगा, एक है ना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन टाइप का, है ना जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। समझ गए? तो क्योंकि ये तो एनर्जी कैरी करके जा रहा है और उसके ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो जो इन्फिनिटी पे अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे अगर सोर्स होंगे तो उसका जो क्या बोलते हैं वेव फ्रंट बनेगा दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कुछ पूछना है? वेव फ्रंट के बारे में आया समझ में या नहीं आया? आ गया। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। सर एक बार और बताओ वेव फ्रंट। आपका नाम? चल। अच्छा, चंचल। देखिए सपोज ये एक लाइन सोर्स है, ये कैसा सोर्स है, लाइन सोर्स है। ठीक है, मतलब
ये इस तरह से यहाँ से जो है ना वेव स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका जो वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके वेव फ्रंट। इसको आप क्या करें, फिर से पॉइंट सोर्सेस ले लें, पॉइंट सोर्सेस पॉइंट सोर्सेस पॉइंट सोर्सेस, तो स्फेरिकल टाइप का वो बनना शुरू हो जाएगा हर एक पॉइंट पर, है ना, इस तरह से। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग ढेर सारे पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स है सबको जो सेम फेज में है ना वो कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उन सबको ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए सेम फेज में जो ऑसिलेट कर रहे हैं उन सबको ज्वाइन करने के बाद आपका जो इसका वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए फिर ये सारे सबको ज्वाइन करेंगे, सबको ज्वाइन करेंगे, सबको ज्वाइन करेंगे, इधर भी सबको ज्वाइन करेंगे, तो अब देखिए ये कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, इसका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है। Yes, sir. मैं यही बोल रहा हूँ बस कि अगर कोई भी पॉइंट सोर्स है, ठीक, तो उसका जैसे वाटर में डिस्टरबेंस कर रहे हैं हम लोग, तो उसका जो है जब आप उसका फोटो लेंगे तो इस तरह से ये वेव फ्रंट जो है बनेगा, ठीक है, एंड दिस वेव फ्रंट इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा। अगर सोर्स इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ये जो है प्लेन वेव फ्रंट है, क्योंकि सोर्स इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो इन्फिनिटी से कोई भी लाइन आएगी तो पैरेलल होती है, ठीक है, तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है, समझ गए। और अगर लाइन चार्ज है, ठीक है, लीनियर चार्ज है, सॉरी लीनियर कोई भी सोर्स है, चार्ज नहीं, लीनियर सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। Yes, sir. चलिए, अब यहाँ तक जो है मामला खत्म हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा टफ मामला आ जाता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए आज इसको कल हम लोग एनसीईआरटी से कल इसको रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, आज एनसीईआरटी से इसको समझते हैं, ठीक है। पीपीटी को कल देख लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हाइजेंस प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा भी समझाऊंगा, ठीक है। एक बार समझ के देखिए, ठीक है। कहता है कि ये सपोज एक जो है सोर्स है, ठीक है, वेव किस तरह से प्रोपगेट कर रहा है उसको बताता है हाइजेंस प्रिंसिपल। ये जो है एक पॉइंट सोर्स है सपोज, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक क्या बोलते हैं, एक हमारा जो है D1 D2 करके इस तरह से एक जो है D1 D2 को इन्होंने क्या लिया है, इसी के लैंग्वेज में थोड़ा समझाते हैं। तो ये तो बैकवर्ड वेव फ्रंट बन गया है, ठीक है। ये देखिए इसको हम लोग लेते हैं F2 को, ठीक है। ये जो है F1A F2, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक जो है आपको मान लेते हैं कोई एक वेव फ्रंट है, F1 F2 एक वेव फ्रंट है, ठीक है। We know that the t equals to 0 principle as they determine shape later time t. Geometrical construction given shape consider diverging, हाँ हमने कंसिडर किया एक डाइवर्जिंग वेव F1 F2 रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसी को स्टार्ट किया है, जैसे इसने बनाया उसी को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक F1 F2 एक वेव फ्रंट लिया, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो सोर्स की तरह बिहेव करते हैं सेकेंडरी वेव फॉर्म्स, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए, ठीक है, या सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए। तो इसका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या है कि ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ठीक है।
each point of the wave front is the source of secondary disturbance. इसकी वजह से secondary disturbance होंगे, and the wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave. ठीक है, तो ये जितने भी इसकी वजह से ये वेव फ्रंट है, ये डिस्टरबेंस का जो है सोर्स बनेंगे। ठीक है, ये सारे ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, यानी वेव्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्टरबेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्टरबेंस। एंड द वेवलेट्स emanating from these points spread out in all directions with the speed of wave, and these wavelets emanating from the wavefront are usually referred to as secondary wavelets, है ना? And we draw a common tangent to all these spheres, we obtain a new position of wavefront at a later time. I think यहाँ तक अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा। कुछ आया समझ में किसी को? नहीं आया, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। सपोज ये हमारा जो है F1 F2 एक जो है एक वेव फ्रंट है पूरा, इस पे हमने इस पॉइंट को एक सोर्स मान लिया। ठीक है, अब ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। आगे फर्दर जैसे ये पॉइंट था, ये सोर्स था, ये हमारा क्या बना, एक वेव फ्रंट बना। ये हमारा क्या बना, वेव फ्रंट बना। ये हमारा क्या बना, वेव फ्रंट बना। कैसे बना? तो ये जो इस सोर्स की वजह से ये जो वेव फ्रंट है, ठीक है, अब इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो है वो क्या करेंगे, सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। ये भी एक वेव बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से टी टाइम में इसकी स्पीड जो है v1 मान लेते हैं या v मान लेते हैं। v स्पीड है, और t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या टाउ टाइम में या t टाइम में, ठीक है, टाउ या t, एनसीईआरटी ने टाउ माना है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस करेगा, vt। तो यहाँ से ये जो है vt को हम लोग एक यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, सॉरी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं, vt डिस्टेंस का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। उसी तरह से ये भी एक सोर्स होगा, ये जो है vt डिस्टेंस का एक, ये जो डिस्टेंस है vt एक आर्क बना दिया। ये भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये भी जो है एक आर्क बना दिया। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स जहां जहां पे टच कर रहे हैं कर्व को, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स। ठीक है, समझ गए, क्लियर है? अब ये जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए, आगे की तरफ भी किए और पीछे की तरफ भी किए, इधर भी किए, है ना, दिख रहा है, समझ गए? अब ये सारे जितने भी हमारे ये वेवलेट्स हैं, उन सब का हम लोग जो है कॉमन टेंजेंट, यानी कि एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो सबको टच कर रहा है, यानी सारे लाइंस को टच, सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी एक कर्व ड्रॉ करेंगे। और वही जो है आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, या सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी डिस्टरबेंस इसको आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस बन गया। और आप अगर देखेंगे, अगर ये वेव फ्रंट था तो ये भी एक वेव फ्रंट बन गया जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है। और इधर भी वेवलेट्स बना था, ये और इधर भी एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक हमारा वेव फ्रंट बनेगा। अब दो वेव फ्रंट बना, एक का नाम हो गया G1 G2, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वेव फ्रंट। और एक जो है D1 D2 बना, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड वेव फ्रंट। कुछ आया समझ में अभी तक? ये फिर से रिपीट करूं या और समझाऊं? बोलिए। फिर से समझाना है? यस सर। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक वेव फ्रंट है F1 F2, ठीक है, इस पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे जो है सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये देख लेते हैं कि कुछ इन सब की, ये जो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, इनकी कुछ स्पीड होगी। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वीटी
VT डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे यहाँ से एक वो कंपास लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, समझ गए ना। और मतलब ये आर्क ड्रॉ कर दिए, बस छोड़ दिए आर्क ड्रॉ करके। फिर यहाँ से भी जितने भी पॉइंट्स हैं कहीं से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, एक आर्क यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते, फिर एक आर्क ऐसे। तो जितने भी हैं ये सारे क्या है, सोर्स हैं, किसके लिए, डिस्टरबेंस के लिए। ये भी क्या है, एक सोर्स है डिस्टरबेंस के लिए, ठीक है। अब जितने भी ये आर्क्स बने हैं, इन सारे आर्क पे है ना एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो कॉमन टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो जो कॉमन टेंजेंट बनेगा वही कॉमन टेंजेंट हमारा सेकेंडरी डिस्टरबेंस कहलाएगा या सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। तो ये जो है डिस्टरबेंस, क्योंकि जब आप देख रहे हैं पानी इस तरह से, जब ये हम लोग दिए हैं, ठीक है, पानी में पत्थर फेंकता है तो इस तरह से जाता है ना, कि दोनों साइड ऑल डायरेक्शंस में जो है ये वेव ट्रेवल करता है आगे की तरफ, ठीक है। मतलब ये जाता तो है आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ नहीं आता है। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसका रीजन होता है ये जो बैकवर्ड वेव फ्रंट है। जैसे पानी पत्थर फेंके तो ये जो वेव फ्रंट आगे जा रहा है, पीछे की तरफ नहीं आ रहा है ना। तो ये सिर्फ जो है फॉरवर्ड वेव फ्रंट जो है ट्रेवल करता है, बैकवर्ड वेव फ्रंट नहीं होता है। इसके पीछे रीजन है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। अभी ये समझ में आया कि होता क्या है, वेवलेट्स क्या है, वेव फ्रंट क्या है, सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्या है। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आया अभी भी? आ गया। आया आ सर। गया। बाकी कल हम लोग स्लाइड्स में जाके थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे इन सब बातों को, थोड़ा बढ़िया से क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल संडे है, कल हम लोग क्लास रखेंगे किसी न किसी टाइम पे, ठीक है। आई थिंक इसी टाइम पे रख लेते